हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला कि आज से हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आज से। ओके, तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हेरिडिटी। ओके, सो हेरिडिटी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी? सो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to next generation. Okay, it is called as हेरिडिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? हेरिडिटी। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं हेरिडिटी, राइट। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जैसे हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स आए हुए, ये कहां से आए? हमारे पेरेंट्स से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। और एक कंसेप्ट यहां पे हम लोगों को देखना है दोस्तों, दैट इज वेरिएशन। क्या देखना है? वेरिएशन। सो व्हाट इज वेरिएशन? इट इज द differences among parents and their offsprings। देखो दोस्तों, हम लोग हमारे पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्या? 100% रिसेंबल करते हैं क्या हम लोग? नहीं। हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्या? नहीं। तो हमें और हमारे पेरेंट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एंड दैट डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज वेरिएशन। सो वेरिएशंस आर नथिंग बट द डिफरेंसेस अमंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट, ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। ओके, जैसे हम और हमारे भाई बहन, ओके, तो हम लोग एक ही पेरेंट्स से हैं, लेकिन फिर भी हम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो डिफरेंसेस अमंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट, एंड द लास्ट वन इज इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे हम लोग, आप लोग जितने भी लोग लेक्चर सुन रहे हो, हम और मैं, हम सारे लोग, ओके, एक ही स्पीसीज के, दैट इज होमो सैपियन सैपियन, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, राइट। हम सब लोग कैसे एक दूसरे से अलग अलग है? तो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? वेरिएशन। सो व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। What is variation? Differences among parents and their offsprings. Okay, now we will discuss about the branch which deals with the study of this both. ये दोनों की स्टडी करने वाली जो फील्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स is the branch of biology which deals with the study of heredity and वेरिएशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स को हम लोग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दोनों को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? जेनेटिक्स। अब ये जो जेनेटिक्स जो ब्रांच है, ये जो टर्म है जेनेटिक्स टर्म, ये किसने दी थी? बैटसन नाम का साइंटिस्ट था दोस्तों, और इसने भी कब दी थी? 1906 में ये टर्म दिया था। बैटसन ने कब दिया ये टर्म? 1906 में। ओके, कौन सा? जेनेटिक्स। लेकिन हम, आपने 9th में एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा। ओके, नो डाउट वो सारा लॉकडाउन में चला गया, लेकिन फिर भी याद रखो जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? अगर याद आ रहा है तो देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्रेगोर
जोहान मेंडल। कौन है? ग्रेगोर जोहान मेंडल। सो ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपके बुक में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है, उसमें भी हम लोग इनका नाम लिखने वाले हैं। सो ग्रेगोर जोहान मेंडल was the first scientist, okay, who studied about genetics, okay, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट्स को स्टैटिस्टिकली उन्होंने एनालाइज किया, ओके, और फिर उससे जो कंक्लूजन निकाला, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक्स के बारे में आपको 12th में 2 टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज इनको है, ओके। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल, इनके बारे में आप लोग 11th 12th में भी बहुत सुनने वाले हो, इसके पहले भी आप लोगों ने बेसिक उनके बारे में सुना होगा। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कब पब्लिश किए थे दोस्तों? 1866 में। हमारा जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें थोड़ा सा गलती हुआ है, वहां पे उन्होंने 1886 दिया हुआ है दोस्तों, एक्चुअली 1883 या 84 में मेंडल का डेथ हो गया था। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स जो पब्लिश हुए थे वो 1866 में ही हुए थे, ओके। तो वो एक करेक्शन आपको करना है, ओके। सो दिस इज अबाउट हेरिडिटी। आपको समझ में आ गया? हेरिडिटी, वेरिएशन, दोनों की स्टडी किसमें करेंगे? जेनेटिक्स में। एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगोर जोहान मेंडल, ओके। तो अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, राइट? ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, बस उतना आपको याद रखना है, ओके। सबसे पहले 1866 ग्रेगोर जोहान मेंडल, ओके। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने पी प्लांट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। 1856 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, 1865 में उनके एक्सपेरिमेंट्स खत्म हुए, उन्होंने वो रिप्रेजेंट किए, ओके। और 1866 में वो एक्सपेरिमेंट्स जो भी थे, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो पब्लिश हुए, ओके, 1866 में। तो एक्चुअली मेंडल बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे दोस्तों, मेंडल सबसे ग्रेट साइंटिस्ट। लेकिन उनकी 2 चीजें हैं, आपको 12th में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेंडल दुनिया के सबसे लकी साइंटिस्ट भी थे और मेंडल दुनिया के सबसे अनलकी साइंटिस्ट भी थे। समझ में आ रहा है आपको? सबसे लकी भी मेंडल थे, सबसे अनलकी भी मेंडल थे। लकी क्यों थे? क्योंकि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, ओके। चलो मान लिया वो प्लांट छोटा था, उनकी सोच क्या थी जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए दोस्तों? तब कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि मेरे पास जगह कम है तो मैं छोटा प्लांट जो भी है 1 साल में 3 से 4 जनरेशन ले पाऊंगा, ऐसा प्लांट उनको सेलेक्ट करना था। तो उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के, यानी प्लांट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका हाइट, लीफ, फ्लावर, ये सारी चीजें देख के उन्होंने वो प्लांट को सेलेक्ट किया, ओके। चलो ये हम लोग समझ लेंगे कि चलो हो गया वो, ओके। दूसरी चीज, उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट किए पी प्लांट में। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट किए? 7 कैरेक्टर्स। कितने? 7। अब हमारे यहां का बंदा अगर होता तो 11, 21, 51, ओके, ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट किए करता। लेकिन उन्होंने कितने किए दोस्तों? सिर्फ 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए। अब मेंडल का नसीब यह था कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए वो
एक दूसरे से, वो जो जीन थे वो एक दूसरे से दूर दूर थे। आपको आज ये बात समझ में नहीं आएंगी, बस याद रखो वो जीन एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इसलिए उन्होंने जो मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो सक्सेसफुल हुए। ये उनका लक था, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल्स होते यही उनको मालूम नहीं था। अब सेल नहीं मालूम था तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये आप लोग सेल डिवीजन में सीखोगे, मेंडल को कहां मालूम था ये सब? कुछ भी मालूम नहीं था दोस्तों। फिर भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आज भी हम लोग यूज करते हैं। उन्होंने दिए हुए प्रिंसिपल्स आज भी यूज होते हैं। इसका मतलब वो क्या लकी है साइंटिस्ट थे, बहुत लकी साइंटिस्ट। ओके, अब अनलक क्या है? 66 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश किया, 84 में डेथ हुई। उनकी डेथ एक अच्छे टीचर बोल के हुई। ओके, उनकी जब डेथ हुई तो उस जहां पे वो काम करते थे एक चर्च में, जैसे हमारे यहाँ पे धर्मशाला होती है ना, तो वैसे ही मतलब वो कंट्रीज में चर्च थे और चर्च में बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो वो एज अ टीचर बहुत आइडियल टीचर थे और उनकी 84 में डेथ हुई। तो डेथ के टाइम पे क्या बोल के डेथ हुई कि ये एक अच्छे टीचर थे, उनकी डेथ हो गई। 1901 ओके, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। आगे हम लोग देखने वाले हैं, माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, फिर हम लोगों को सेल डिवीजन पता चला, और फिर यानी उनके एक्सपेरिमेंट्स के करीब 40 साल बाद हम लोगों को पता चला कि अरे यार, सेल में कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों ने मेंडल को मिसअंडरस्टैंड ही किया, क्रोमोसोम सेपरेट होते वगैरह वगैरह। आप लोग सेल डिवीजन में ये सब चीजें सीखोगे। लेकिन एग्जैक्टली मेंडल हम लोगों को कब समझ में आए? 1950 के बाद। इसका मतलब वो दुनिया से 100 साल आगे थे। दुनिया से कितने साल आगे थे दोस्तों? वो 100 साल आगे थे। इसलिए हम लोग उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अनलकी क्यों है? एक्सपेरिमेंट्स खत्म हुए, डेथ हो गया, फिर भी किसी को पता नहीं चला उनको क्या कहना था। फिर 1901 में 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वराइस, कार्ल कोरेंस, एरिक शेरमैक बोल के 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनको पता चला कि यार हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये हमारे पहले किसी ने करके रखा है। फिर उन्होंने मटेरियल ढूंढा तो मेंडल का सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स और उसके रिजल्ट उनको मिले। फिर उन्होंने वो रीपब्लिश किए, यानी अगेन एक बार, उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद एक बार पब्लिश किए। फिर लोगों को पता चला अरे मेंडल वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। और जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते गए, है ना, आगे आगे डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे हम लोगों को पता चला कि यार मेंडल कितने ग्रेट थे। सो इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर 1901 मैंने जो 3 साइंटिस्ट के नाम लिए उसमें से एक बंदा था ह्यूगो डी वराइस। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया दोस्तों। क्या दिया इन्होंने? म्यूटेशन थ्योरी। इनका मतलब क्या था? ह्यूगो डी वराइस का क्या कहना था कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो किसकी वजह से हुए? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। हमारे डीएनए में अगर अचानक कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन का इंपैक्ट कितना जबरदस्त हो सकता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जब आप लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सीखोगे तब आपको म्यूटेशन का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ओके, सो इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। ओके, उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे दोस्तों, सुटॉन एंड बोरी। आपके बुक में अगेन यहां पे गलती हुआ है, उन्होंने वॉल्टर एंड सुटॉन बोला है। वॉल्टर सुटॉन एक ही बंदे का नाम है, ये करेक्शन करके रख लो वहां पे। ओके,
वॉल्टर सुटॉन एक ही बंदे का नाम है। सो सुटॉन एंड बोहरी, बोहरी ये दूसरा साइंटिस्ट था उनके साथ। तो ये दोनों ने सबसे पहले ऑब्जर्व पेयर्ड क्रोमोसोम। अभी के लिए सिर्फ याद रखो, सेल डिवीजन में मैं ये फिर से बताऊंगा आपको कैसे क्रोमोसोम पेयर फॉर्म करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो ये किसने बताया? सुटॉन एंड बोहरी ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म करते हैं और फिर सेपरेट होते हैं। ओके, तो जैसे आप लोगों ने मेंडल के इस पे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह ये सब लिखा होगा और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे उनको सेपरेट लिखते हैं, तो वो चीज यहाँ पे होती है। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आते हैं फिर सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। अगर 9th का आपको याद होगा तो ये समझ में आएगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल डिवीजन में हो जाएगा। ओके, सो 1902 में सुटॉन एंड बोहरी इन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए। ओके, उसके बाद 1928 में, इनके बारे में आपके बुक में नहीं दिया है फिर भी बताता हूं। अब यहां तक की क्या जर्नी थी देखो, मेंडल ने तो बताया कि यार कुछ तो ऐसे है जिसको उन्होंने कहा था फैक्टर। ओके, कुछ तो ऐसा है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। ये किसने बताया था? मेंडल। फिर ह्यूगो डी वेराइस ने क्या बोला कि नहीं यार वो म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर सुटॉन एंड बोहरी ने क्या किया? क्रोमोसोम के पेयर्स वगैरह ऑब्जर्व किए। ओके, फिर भी किसी को पूरा मालूम नहीं था। उसके बाद एक कंपटीशन स्टार्ट हो गई कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या है ये कौन ढूंढेगा। ओके, ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है यानी हेरिडिटी और वेरिएशन जो हो रहा है वो एग्जैक्टली होता है किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से, प्रोटीन की वजह से, लिपिड की वजह से, डीएनए की वजह से या आरएनए की वजह से। तो इतने सारे बायोमोलिक्यूल थे, इसमें से कोई ये काम कर रहा है, तो उसका कंपटीशन स्टार्ट हुआ 1928 में। ओके, ग्रिफिथ नाम का बंदा था। कौन से साइंटिस्ट थे? ग्रिफिथ। ओके, सो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किए थे। ओके, उसके बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ओके, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले बताया व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये इन्होंने बताया। आपके बुक में इनका नाम दिया है तो इनको तो हम लोग याद ही रखेंगे, लेकिन फिर भी ये तीनों पे दुनिया ने भरोसा नहीं किया था दोस्तों। ओके, इनके बाद और 2 साइंटिस्ट थे, हर्शी एंड चेज। उन्होंने अगेन इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, मतलब इन्होंने जो बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको अगेन प्रूव किसने किया था? हर्शी एंड चेज ने, और फिर दुनिया ने भरोसा रखा था। ओके, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, उसके एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया था अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने, और उसके बाद हर्शी और चेज ने यह फाइनली प्रूव किया था कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, फिर 1961 में 2 साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनाड। इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म बताया था दोस्तों। किसका मैकेनिज्म? प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म इन्होंने बताया था। ओके, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन लोगों के बारे में दिया है, एक बार फिर से देखते हैं। 1866 में कौन था दोस्तों? ग्रेगोर जोहान मेंडल, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1901 में ह्यूगो डी वेराइस थे, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उनका कहना यह था जो भी चेंजेस होते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट 1902 में सुटॉन एंड बोहरी, इन्होंने क्रोमोसोम का पेयर ऑब्जर्व किया था। ओके, उसके बाद 1928 में
टू फाइंड जेनेटिक मटेरियल ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। उसके बाद 1944 में अवेरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ये बताया था। और 1961 में जैकब एंड मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म बताया था। यहां तक कि आपको बस दोस्तों ईयर, साइंटिस्ट, उनका काम इतना ही याद रखना है। ओके, आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्या है दोस्तों? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा, ये ऐसे के ऐसे आपको याद रखना होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो जेनेटिक्स की फील्ड जो है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीजें उसी से रिलेवेंट डिस्कवरीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोगों को ह्यूमन हेल्थ में प्रोग्रेस करनी है, यानी डिसीजेस डायग्नोज करो, उनकी ट्रीटमेंट करो, ओके, एनवायरमेंटल के इश्यूज सॉल्व करो, तो इसके लिए जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि मतलब हम लोग डीएनए का सीक्वेंस बनाते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि अगर उसके डीएनए का सीक्वेंस अगर हमें मालूम है तो हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी स्टडी करते हैं। और डीएनए अभी के लिए तो हमारा फाइनल लिमिट है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए। समझ में आ रहा है आपको? तो नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हमारा टाइम थोड़ा बाकी है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स तो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, so what is transcription? It is synthesis of RNA, synthesis of RNA from DNA. So DNA से हम लोग जो RNA बनाते हैं उसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। Okay, what is translation? It is synthesis of protein, synthesis of proteins from RNA. RNA से जो प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA. What is translation? Synthesis of proteins from RNA. Okay. Next, mutation. Next क्या है? Mutation. Okay. आपको और एक टर्म है ट्रांसलोकेशन, वो मैं जब प्रोसेस सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि वो अभी बता के कुछ फायदा नहीं है, समझ में नहीं आने वाला। ओके, सो व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज सडन चेंज in genetic material, sudden change in genetic material. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूटेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, एंड म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो दो प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब इसको सेंट्रल डोग्मा क्यों बोलते हैं?
ओके, एक चीज अच्छे से समझ लो दोस्तों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं दोस्तों? सेल से बने हुए हैं। किससे बने हैं? सेल्स। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, और सेल का जो डेफिनेशन है, सेल का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ? यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनका सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से। अब फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी दोस्त को कि यार मैंने भूत देखा। ओके, तो मैंने कहा कि यार मैंने भूत देखा, तो दोस्त क्या कहेगा? चल तू कुछ भी बताता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सही है। जब हम लोगों को क्या करना है, उसको और वो बात मतलब बतानी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मैंने मेरी खुद की आंखों से देखा है। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मैंने खुद की आंखों से देखा है। ओके, तो पहले मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे था, मैंने देखा। उसका नेक्स्ट स्टेज क्या? मैंने मेरी आंखों से देखा। ऑर्गेनिज्म से आ गए ऑर्गन लेवल पे। अब मेरी आंखों में ये जो फंक्शन है देखने वाला, वो क्यों है? एक्चुअली वहां पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। क्या होता है दोस्तों? स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उतने टाइप के सेल्स है, क्योंकि हर जगह पे सेल्स अलग अलग काम करते हैं। सही है। ओके, तो मेरे आंखों में कुछ स्पेशलाइज सेल्स है जिनकी वजह से ये फंक्शन हो रहा है। तो बेसिकली फंक्शनल यूनिटी भी क्या है? सेल है। अब दूसरी चीज दोस्तों, सेल जो भी काम करती है वो किसकी वजह से करती है? सेल में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से। किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में सबसे ज्यादा काम करने वाला बायोमोलिक्यूल अगर कोई होगा तो वो कौन है दोस्तों? प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन है। यानी मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मेरे ऑर्गन्स कर रहे हैं। मेरे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो काम मेरे सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स वो काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्रोटीन्स है। क्या है दोस्तों? उनके पास वो प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन आए कहां से है दोस्तों? आरएनए से। प्रोटीन किसने बनाया है? आरएनए ने। और ये आरएनए कहां से आया? डीएनए से। तो बेसिकली मैं जो भी हूं वो मैं मेरे ऑर्गन्स की वजह से हूं। मेरे ऑर्गन्स जो भी है वो उनकी सेल्स की वजह से है, और मेरे सेल्स जो भी है वो किसकी वजह से है दोस्तों? डीएनए की वजह से। क्योंकि सेल ने क्या करना है? ये जो भी करना है वो कौन कर रहा है? प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन बना रहा कौन है? डायरेक्टली आरएनए और इनडायरेक्टली डीएनए। तो डीएनए डिसाइड करेगा प्रोटीन के कौन से बनेंगे, प्रोटीन डिसाइड करेंगे सेल ने क्या काम करना है, सेल डिसाइड करेंगे ऑर्गन ने क्या काम कर रहा है, और ऑर्गन डिसाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है। तो बेसिकली हमारे लाइफ को डायरेक्ट करने वाला कौन है? डीएनए है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों डीएनए डायरेक्ट्स द लाइफ। डीएनए क्या कर रहा है दोस्तों? लाइफ को डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है दोस्तों। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये अच्छे से याद रखो। आप बैक्टीरिया में जाओ, प्लांट में जाओ, प्रोटिस्टा में जाओ, फंगाई में जाओ, एनिमल्स में आओ, किसी भी प्रकार के एनिमल में, किसी भी प्रकार के प्लांट में,
बेसिक प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक प्रोसेस यही होती है, दैट डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए, आरएनए गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ओके